हेलो स्टूडेंट, अपनी बात करते हैं आज टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र की कि किस तरह मानव का एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है वो काम करता है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन बोले तो एक्सक्रिएशन क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में अनेक रिएक्शंस, अनेक केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। जैसे इस तरह A+B=C, यानी कि बहुत तरह के रिएक्टेंट मिलकर उत्पाद बनाते हैं। और या इस तरह कह सकते हैं Y=X+Z। इस तरह कई रिएक्शंस जो होते हैं, यूजफुल रिएक्शंस हमारे शरीर में टाइम टू टाइम होती रहती है। समय के अनुसार कुछ यूजफुल रिएक्शंस जो होती है वो हमारे शरीर में होती रहती है। इन रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहीं कुछ क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। कहीं वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ता है, शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो उनको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम कहा जाता है। उस पूरी प्रक्रिया को एक्सक्रिएशन कहा जाता है। और ये जो सिस्टम इसमें काम करता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम कहा जाता है। देखिए, और ये जो अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होती है जिनसे कुछ यूजफुल और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसकी अपने मेटाबॉलिक की परिभाषा देंगे तो क्या देंगे, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर सेल, यानी कि हमारे कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया, हमारी कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। और इन्हें सामूहिक तौर पर कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। सामूहिक तौर पर क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या है, एक्सक्रीशन है। और जो जो अंग इसमें काम करते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम बात करते हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं हमारे शरीर में होने वाली किसी एक अभिक्रिया का, जैसे ग्लूकोज की बात करें। किसकी बात करें, ग्लूकोज की। हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। हम श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वो कोशिकाओं में जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। अब ये ऑक्सीजन गया ग्लूकोज के पास और उसका अपघटन करेगा तो क्या बनेगी, कुछ तो ऊर्जा बनेगी और प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगी। प्लस क्या बनेगी, CO2 बनेगी। और ये CO2 क्या है, एक्सक्रीटरी उत्पाद है। क्या है, CO2 क्या है, इसको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। एक तो CO2 हो गया। दूसरी बात करूं तो मैं CO2 के अलावा क्या हो सकता है मेटाबॉलिक वेस्ट, वो हो सकता है नाइट्रोजिनस। क्या हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। दूसरा क्या हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकता है। तीसरा अगर बात करें तो वो हो सकता है क्रिएटिनिन। क्या हो सकता है, अब क्रिएटिनिन। अब पूछोगे कि मैम क्रिएटिनिन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्रिएटिनिन जो होता है, हमारी जो क्रिएटिनिन की बात करें, हमारी मसल्स के अंदर क्रिएटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है। और उस क्रिएटिन के ब्रेकडाउन से, उस क्रिएटिन के ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन बनता है। और ये क्रिएटिनिन एक एक्सक्रीटरी उत्पाद है, इसको शरीर से
बाहर निकालना पड़ता है। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट तैयार हो रहे हैं, एक तो CO2 और एक नाइट्रोजनस वेस्ट। और यहाँ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये मेन है, क्योंकि ये CO2 की बात करें तो ये तो हम श्वसन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको क्या कर देते हैं, बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये CO2 तो वैसे निकल गई, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किस तरह बाहर निकलेगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे शरीर में किस तरह तैयार होगा उस पर हम बात करते हैं। तो आपको ये परिभाषा क्लियर है ना उत्सर्जन की। उत्सर्जन क्या है कि हमारे शरीर में अनेक केमिकल, हमारी कोशिकाओं में अनेक केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, उन केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है, और उनके द्वारा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, कि किस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो तैयार होता है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, एक टॉपिक मैंने बताया था पाचन के अंतर्गत, आपको डाइजेशन में मैंने बताया था कि हमारी जो लीवर है, क्या है, हमारी लीवर की बात करें, लीवर बोले तो यकृत, और ये यकृत क्या करता है, य से यकृत और य से यूरिया, यकृत यूरिया की फॉर्मेशन करता है, यूरिया की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे तैयार होता है। आपको पता है कि ग्लूकोज जो होती है वो हमारी लीवर में, हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जो होती है वो क्या रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में संचय रहती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में या ग्लूकोज के रूप में संचय रहती है। एक तो सामान्य सी प्रोसेस है कि जब ग्लाइकोजन जो होता है उसको क्या करते हैं हम, ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में बदल देते हैं जब हमें किसकी ज़रूरत होती है, जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और जब एक्स्ट्रा होती है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके संग्रह करके लीवर में रख लेते हैं। इसके अलावा हमारा लीवर एक और काम करता है। लीवर क्या करता है, एमिनो एसिड को भी तोड़ता है। लीवर क्या तोड़ता है, एमिनो एसिड। समझने का प्रयास करना, एक एक चीज़ को क्लियर से गौर से सुनना, सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। देखिए ये लीवर है, क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर है बच्चों एमिनो एसिड, क्या है, एमिनो एसिड। ठीक है, कोई एमिनो एसिड लीवर के अंदर है। अब लीवर को किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं करवानी है। अगर इसको ग्रोथ करवानी होती तो ये लीवर में जो एमिनो एसिड है उसको क्या रखता, उसको संचय करके रखता, लेकिन इसको किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं करवानी, तो ये इस एमिनो एसिड का भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। अब देखो एमिनो एसिड्स कैसा होता है, एमिनो एसिड होता है, देखो NH2, केमिकल फॉर्मूले की बात करें, केमिकल फॉर्मूले की बात करें, NH2CrCOOH और H। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है एमिनो एसिड का। यहाँ R चेंज होता जाएगा, अमीनो एसिड चेंज होता जाएगा। R ग्रुप अगर चेंज करते रहेंगे तो अमीनो एसिड क्या होता है, बदलता जाएगा। देखिए इसमें से इसको निकाल कर ये लीवर जो, देखिए जब जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम एक भिखारी की तरह, भीख मंगे की तरह किसकी तरफ पहुंच जाते हैं, लीवर की तरफ पहुंच जाते हैं, लीवर की तरफ। लीवर हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो यहाँ से इसके पास एक तो लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा ये एक काम और करता है कि इसके पास अमीनो एसिड है और उसको कोई चीज़ ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी तो ये इसको भी तोड़ देगा, ये अमीनो एसिड को भी तोड़ देगा। इसमें से ये सब्सटेंस अलग निकाल कर इससे क्या बना लेगा बच्चों, इससे ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्लूकोज। इससे भी क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। और जब अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनती है तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है, जब अमीनो एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो उसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान देना, किसी नए पदार्थ, क्योंकि ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज बनती है सबको पता है, और कोई नया पदार्थ अमीनो एसिड आकर जब
ग्लूकोज बनाए तो उस परिघटना को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस परिघटना को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है NH2। NH2 क्या है? नाइट्रोजनस है, और जहाँ से ये NH2 निकल रही है इसी के साथ एक H और बाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगी बच्चों? अमोनिया बन जाएगी। अमोनिया बन जाएगी तो अमोनिया क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इस तरह क्या करते हैं, हमारा लीवर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को भी तैयार करता है जो हम एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू बाहर निकालते हैं। बात क्लियर है? चलिए फिर आगे बात करते हैं अपने कि लीवर जो है वो किस तरह जो है यूरिया बना रहा है और कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी में या अन्य प्राणियों की बॉडी में हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। चलिए तो देखिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अमोनिया। क्या हो सकता है? अमोनिया। दूसरा हो सकता है यूरिया। तीसरा हो सकता है यूरिक एसिड। तीसरा क्या हो सकता है? यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड 3 प्रकार के मैंने क्या बताए? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बताए। अब देखो, मैंने बताया कि लीवर में क्या रहता है? एमिनो एसिड रहता है। लीवर में एमिनो एसिड है और एमिनो एसिड्स में से इसको निकालकर ग्लूकोज बना ली जाती है। इसको निकालकर ग्लूकोज बना ली जाती है किस प्रक्रिया के द्वारा? ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। अब बचा क्या? NH2, और इस NH2 के साथ एक H और बाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? NH3 बन जाएगा। और NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया। अब अमोनिया के बारे में जो मुख्य पहलू है वो जानिएगा। अमोनिया क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। अमोनिया क्या होती है? अत्यंत जहरीली होती है। तो इसको बॉडी में जल्दी से एक्सक्रिएट करवाना जरूरी होता है। इसको बॉडी से तुरंत एक्सक्रीट करवाना क्या होता है? ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, एक बार मैं इसको मिटा रही हूँ बच्चों। दूसरा, इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे तो बहुत अधिक जल की मात्रा चाहिएगी। क्या चाहिएगी? जल की मात्रा अधिक चाहिएगी, क्योंकि ये जहरीला है। इतना याद रखना, बहुत अधिक जहरीला है और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की मात्रा चाहिएगी। अब देखो, जो प्राणी अमोनिया का त्याग करेगा वो अमीनोटेलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमीनोटेलिक कहलाएगा। और ये एक टॉक्सिक नेचर का है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए जल की मात्रा अधिक चाहिएगी। अब जल की मात्रा अधिक किन जीवों के पास हो सकती है? जलीय जीवों के पास हो सकती है। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला प्राणी है फिश। उदाहरण याद रख लेना, क्या है? फिश। मछलियाँ जो होती है वो किसका उत्सर्जन करती है? मछलियाँ जो उत्सर्जन करती है वो करती है अमोनिया का। क्लियर? नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरी, यूरिया की। और यूरिया का एग्जाम्पल होता है बच्चों मैमल्स। क्या होता है? मैमल्स अपने किसका उत्सर्जन करते हैं? अपने यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने की अपनी औकात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी जल की मात्रा अपने पास नहीं है कि हम किसका उत्सर्जन कर सकें, कि हम यूरिया के अलावा अमोनिया का उत्सर्जन कर सकें। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल यूरिया में क्या होता है, इसकी बजाय कम टॉक्सिक होती है। दूसरी क्या है, इसको उत्सर्जन करने के लिए कम जल चाहिए होता है, कम जल चाहिए। अमोनिया में जितना जल चाहिए होता है ना उसका बहुत कम इसको चाहिए है। हम एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र का त्याग करते हैं। अब आप कहोगे मैडम 1 से 1.5 लीटर, ये तो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती ना उतना। हाँ, डेली उतना 1 से 1.5 लीटर तक हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। हम मूत्र का त्याग जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर करते हैं। अगर मान लीजिए अपने अमोनिया का त्याग करते तो क्या होता, हमें 10 लीटर त्याग करना पड़ता। हमें कितना त्याग करना पड़ता? 10 लीटर। और 10 लीटर त्याग करने की अपनी औकात नहीं है। हमारी बॉडी में इतना जल नहीं है कि हम 10 लीटर का त्याग कर सकें। और 10 लीटर त्यागते तो सोचो हालत क्या होती।
बार बार अपने को एक्सक्रीशन के लिए जाना पड़ता। तो मैमल्स क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब ये यूरिया कैसे बनेगी, देखो यहाँ से अमोनिया तो बन गई, हम अमोनिया का त्याग नहीं करते, अब यहाँ से हम क्या ले जाएंगे, इसको लीवर में ही एक नया साइकिल चलाएंगे। जो अमोनिया बनी थी ना, यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज निकल गया और इधर क्या होएगी, अमोनिया बनेगी, और ये जो प्रोसेस है ये आगे चलेगी। यहाँ से हम इसको लीवर में ही एक अन्य साइकिल में लेके जाएंगे जिसको कहा जाता है यूरिक साइकिल या यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में लेके जाएंगे। और इस यूरिया साइकिल से हम क्या बनाएंगे, यूरिया बनाएंगे, और इस यूरिया का त्याग हम मैमल्स प्राणी जो होते हैं इस यूरिया का त्याग करते हैं। आई बात समझ में, समझ आ रही है? इस यूरिया का त्याग क्या करते हैं, मैमल्स करते हैं। अब तीसरा उदाहरण मैं आपको समझाऊं, और जो यूरिया का त्याग करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, यूरियोटेलिक। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो यूरिक एसिड का त्याग करते हैं। देखिए इसमें जल अत्यधिक चाहिएगा त्याग के लिए, इसमें जल की मात्रा कम चाहिएगी, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं चाहिएगी। एक पेस्ट की तरह जो है वो त्याग किया जाएगा, पेस्ट की तरह, एक पेस्ट की तरह एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो है वो त्याग किया जाएगा। और इसके अंदर आप सोच के देखो, एक पेस्ट की तरह एक्सक्रीशन कौन करता है, पेस्ट की तरह पक्षी नहीं करते, बर्ड्स। पक्षियों में क्या होता है, ऐसा उत्सर्जन, पक्षी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। वहीं अपने बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और इनको जल की बहुत कम मात्रा जो होती है वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकालनी पड़ती है, और ये पेस्ट के तौर पर क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और ये जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं और रेप्टाइल्स, लिजार्ड देखिए, और जो पक्षियों का एक्सक्रीशन मटेरियल देखा है आपने, एक पेस्ट के तौर पर होता है ना, तो वो सिस्टम क्या है, यूरिक एसिड का। उनमें वाइट सब्सटेंस पाया जाता है, तो बच्चों को क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है, वाइट सब्सटेंस। जो आप लिजार्ड का एक्सक्रीटरी मटेरियल देख लेना या फिर किसी पक्षी का देख लेना, उसमें आपको वाइट स्पॉट से दिखाई देंगे, तो वो बच्चों क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है। इस तरह त्याग करने के आधार पर एक्सक्रीटरी मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल है बर्ड्स और रेप्टाइल, और यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल है मैमल्स, और वही अमीनोटेलिक का एग्जाम्पल जिसके पास जो हमेशा जल में रहने वाले प्राणी होते हैं वो अमोनिया का त्याग करते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस तरह जो होता है वो क्या होता है, त्याग वाली फॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है, कौन सा जीव किसका त्याग करता है। अब आगे बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे उत्सर्जन के तौर पर सबने सुना है क्या काम करती है, किडनी काम करती है। उत्सर्जन के तौर पर क्या काम करती है, किडनी काम करती है। उत्सर्जन के तौर पर किडनी काम करती है। और किडनी कैसी होती है, किडनी की बात करें तो किडनी होती है बीन शेप्ड। कैसी होती है, बीन शेप्ड। अब बीन शेप्ड की बात करें, कैसा होता है बीन शेप्ड, ऐसा, ऐसे बीन शेप्ड जो किडनी होती है वो कितनी होती है, एक जोड़ी हमारे शरीर में किडनी प्रेजेंट रहती है। अब उसकी स्थिति देखें, कई बच्चे कहते हैं यहाँ नहीं प्रेजेंट हो। किडनी जो होती है अपनी बैक साइड में, यहाँ किडनी जो होती है वो प्रेजेंट रहती है दोनों साइड में। बैक वाली साइड है, बात करें एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर, पश्चिम भाग की ओर किडनी जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब किडनी को देखें तो वो होती है किडनी इस तरह की। अब आपने राजमा देखा है, राजमा है ना, राजमा कैसे कलर का होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। राजमा की शेप भी क्या होती है, ऐसी होती है। तो किडनी बिल्कुल राजमा जैसी दिखाई देती है और इसका कलर भी क्या होता है, राजमा के जैसा ही होता है। दूसरी अपन बात करें कलर का, मैं लिख देती हूँ रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की जो है वो किडनी प्रेजेंट रहती है, एक जोड़ी एब्डोमिनल कैविटी के पश्च भाग में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें बच्चों, लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है और 12th एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। लंबाई है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी
5 से 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, ऐसी तो है नहीं, किडनी थोड़ी बहुत क्या होएगी, इस तरह अपनी मोटाई भी रखेगी ना, ऐसे यूं। तो ये जो मोटाई है, ये यहाँ पे ये मोटाई कितनी रहती है उसकी बात करते हैं। मोटाई होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी रहती है? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई रहती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई है। लंबाई कितनी है? ये है 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर, और इस मोटाई की बात करें तो वो कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और देखने में रेडिश ब्राउन होती है और किसके जैसी दिखाई देती है? राजमा के जैसी किडनी जो होती है वो दिखाई देती है। और हमारे लोकेशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल साइड में। एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल साइड में हमारी किडनी जो होती है बच्चों प्रेजेंट रहती है, और ये किडनी की शेप होती है इस तरह। ठीक है, इतना आपने क्लियर है। छोटे छोटे लेसन के माध्यम से मैं आपको एक्सक्रीशन सिस्टम समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। कल के लेसन में मैं इससे आगे का वीडियो डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, एकदम क्लियर समझेंगे। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।